हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं प्रभाकर और एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी कर पर। तो आज है 26 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके साथ एंड तक बने रहें। इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो साथियों, इसका आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारी को। अब इसका पूरा डिटेल देखते हैं। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रोफेसर शरद पगारी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। यानी जो प्रोफेसर शरद पगारे हैं, उनकी एक रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। फ्रेंड्स, जो हाल ही में व्यास सम्मान दिए गए हैं, ये 31वें व्यास सम्मान दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी। तो 1991 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साथियों, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र और एक पट्टी भी भेंट की जाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो पहला व्यास सम्मान 1991 में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को दिया गया था और उनकी किस रचना को दिया गया था। तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो वर्ष 2019 का व्यास सम्मान नासरा शर्मा को दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था। कागज की नाव, जो कि एक क्या है, उपन्यास है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जोड़ी है रोहतास खिलेरी और अनु यादव की। चलिए फ्रेंड्स, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। किलिमंजारो। तो वहां पर रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर एक रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं रोहतास खिलेरी की। तो ये हिसार गांव के हैं, हिसार मतलब हरियाणा के हैं। पर्वतारोही अनु यादव फतेहाबाद के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो जितने भी महाद्वीप हैं उनकी प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं कि किस महाद्वीप की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। माउंट एल्ब्रुस जो है, ये यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है, जो कि रूस में है और इसकी ऊंचाई है 4,810 मीटर। फ्रेंड्स, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। फिर बात करते हैं माउंट एकोनगुआ की। किसकी, माउंट एकोनगुआ की। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अर्जेंटीना में है और इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसी असाके। ठीक है, कोसी असाको जो है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2,228 मीटर और ये ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में है, न्यू साउथ वेल्स में है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अंटार्कटिका महाद्वीप की भी बात कर लेते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। क्या नाम है, विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई है 4,897 मीटर और ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खोला गया है हाल ही में, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब यहाँ पर आम जनता और पर्यटक भी जा सकेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ट्यूलिप क्या है। तो ट्यूलिप बसंत के महीने में खिलने वाला एक फूल है, जो कि चमकीले रंग को होता है। फ्रेंड्स, ये पहले केवल इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ पर फूलों की खेती की जाए और बस यही उद्देश्य था, लेकिन अब वर्तमान में इसको आम जनता के लिए और पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। बात करते हैं कि ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन
2007 में किया गया था, ठीक है। और किस उद्देश्य से किया गया था? फूलों की खेती करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने किसे अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित करने की सिफारिश की है? तो आंसर है इसका न्यायमूर्ति NV रमन। फ्रेंड्स, अब हमारे अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? NV रमन। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में हैं अभी, मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। उन्होंने हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन को नॉमिनेट किया है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रहा है। और 23 अप्रैल 2021 को जब ये इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ध्यान से सुनिएगा, कौन होंगे? NV रमन। चलिए बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होता है। यानी जो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जब उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वह उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दिल्ली में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है इसका स्वर्ण पदक। फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली में चल रहे ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें कि इनकी उम्र कितनी है वर्तमान में, तो ये केवल अभी 20 वर्ष के हैं। बात करते हैं ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका मुख्यालय जर्मनी में है। म्यूनिख जर्मनी में है इसका मुख्यालय। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं व्लादिमीर लिसिन और इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो ये बैठक संपन्न हुई है पाकिस्तान के साथ। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु आयोग की 116वीं बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था, कहाँ पर? इंडिया में। और इसी आयोग की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में ये मीटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ चुके थे। सिंधु जल संधि आयोग के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान की बैठक करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि जो सिंधु आयोग है, ठीक है, सिंधु आयोग मतलब जो सिंधु नदी के लिए जो बनाया गया आयोग है, इसकी एक शर्त है कि साल में एक बार बैठक जरूर होगी, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए जानते हैं सिंधु जल समझौता क्या है। तो इस पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे 19 सितंबर 1960 को। इसमें 6 नदियां शामिल हैं। 6 नदियों के लिए ये समझौता हुआ था। 80% पानी जो है इन 6 नदियों का वो पाकिस्तान यूज करता है और 20% जो है वो भारत यूज करता है। फ्रेंड्स, ये है सिंधु जल समझौता। इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पूर्वी नदियां हैं कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज। पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंधु जल समझौते में कितनी नदियाँ शामिल हैं? 6 नदियाँ शामिल हैं। नाम सुनिएगा उनके एक बार फिर से, ब्यास, रावी, सतलज। कौन कौन सी? ब्यास, रावी, सतलज, ये पूर्वी नदियाँ कहलाती हैं। और पश्चिमी नदियाँ हैं कौन कौन सी? सिंधु, चेनाब और झेलम। तो ये 6 नदियाँ जो हैं ये सिंधु जल समझौते में शामिल हैं। सिंधु जल समझौते का 80% पानी कौन यूज करता है? पाकिस्तान। 20% पानी कौन यूज करता है? भारत, ठीक है। और इससे लगभग 36 लाख एकड़ फिट पानी पश्चिमी नदियों को ले सकता है कौन? भारत। इसमें एक शर्त है कि जो 36 लाख एकड़ फिट पानी जो है
वो नदियों का पानी जो ले सकता है वो कौन ले सकता है? भारत ले सकता है। बाकी किसके लिए छोड़ा गया है? पाकिस्तान के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका सामिया सुलूह हसन। फ्रेंड्स, सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और इसके अलावा अफ्रीका देश मतलब पूर्वी अफ्रीकी जो देश हैं उसकी भी पहली महिला नेता होंगी, मतलब पहली राष्ट्रपति होंगी। अब तक पूर्वी अफ्रीका जो है उसमें कोई भी महिला इतने बड़े पद पर नहीं पहुंची है। तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी दोदोमा है। क्या है? दोदोमा। इस देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर के द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेजेंगो पिंडा। क्या नाम है इनका? मेजेंडो पिंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 56वीं है। चलिए इसको देख लेते हैं पूरा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट प्रैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है जिसमें भारत का स्थान 56वां है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसने इसको जारी किया है। तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट प्रैंक ने एक इंडेक्स जारी किया है। उस इंडेक्स का क्या नाम है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 56वां। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में इसकी रैंक 43वीं थी। मतलब जो अभी जो रैंक आई है इसी से अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की रैंक, तो पिछले साल की रैंक इसकी थी 43वीं, लेकिन जो इस साल है वो रैंक हो गई है कितनी? 56वीं। बात हम कुछ और इंडेक्स की कर लेते हैं जो हाल ही में जारी किए गए हैं। तो वो इंडेक्स हैं लोकतंत्र सूचकांक 2020, इसमें स्थान है भारत का 53वां। मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 39वां है और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल का खिताब जीता है? तो नाम है उनका नोजोमी ओकुहारा। क्या नाम है? नोजोमी ओकुहारा, जो कि जापान की हैं। इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। जापान की नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नोजोमी ओकुहारा ने रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करते हैं नोजोमी ओकुहारा की, तो इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। वर्तमान में यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। कौन है? नारुहितो। और प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। क्या नाम है इनका? योशिहिडे सुगा जो है वो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है उसका अरिंदम बागची। क्या नाम है? अरिंदम बागची। चलिए इनका पूरा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1995 बैच के अधिकारी, क्या नाम है उनका? अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो स्थान लेंगे अनुराग श्रीवास्तव का। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव की बात करें तो ये 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। हाल ही में कुछ हुई नियुक्तियां जान लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सुनीत शर्मा बने हैं। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीतल नारंग बनी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सौमा मंडल बनी है। और BSF के इंस्पेक्टर जनरल यानी IG कौन बने हैं? सुनील कुमार। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको MPPSC व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप MPPSC प्रीलिम्स 2020।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 फेब और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से न जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।